नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रोहित पुनेठा। आपके लिए लेकर आया हूं देश और दुनिया भर की खबरें बिना किसी लाग लपेट के। आप बस मेरे साथ सिर्फ 60 मिनट तक बने रहिए, आंख कान खोल के। सबसे पहले 4 बड़ी खबरें। देश में कोरोना वायरस के खिलाफ जारी जंग की रणनीति रंग लाती हुई दिख रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि देश में अब कोरोना पॉजिटिव केसों के दोगुने होने की रफ्तार पर लगाम लगी है, क्योंकि पहले पॉजिटिव मामलों के दोगुने होने की दर 3 दिन थी, जो पिछले एक सप्ताह में 6.2 दिन हो गई है, जबकि 19 राज्यों में देश के औसत से भी कम है। दिल्ली समेत देश के कई राज्यों ने लॉकडाउन के दौरान स्कूलों से फीस नहीं लेने को कहा है। दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने प्राइवेट स्कूलों को कानूनी कार्रवाई की चेतावनी देते हुए कहा कि कोई भी स्कूल 3 महीने की फीस नहीं लेगा और सिर्फ 1 महीने की ट्यूशन फीस ही मांग सकता है। 2 दिन के जम्मू कश्मीर दौरे पर गए सेना प्रमुख जनरल एम नरवणे ने पाकिस्तान पर निशाना साधते हुए कहा कि आज कोरोना संकट से घिरी दुनिया की मदद करते हुए भारत 50 से ज्यादा देशों को दवाइयां निर्यात कर रहा है, लेकिन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा पाकिस्तान आतंकवाद का एक्सपोर्ट करने में जुटा हुआ है। और देश में कोरोना संकट को देखते हुए 3 मई तक लगे लॉकडाउन से अर्थव्यवस्था लड़खड़ा रही है। ऐसे में भारतीय रिजर्व बैंक ने 1 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज के साथ कई बड़े ऐलान कर अर्थव्यवस्था में जान फूंकने की कोशिश की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अर्थव्यवस्था में लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए उठाए गए इन कदमों को उचित बताया है। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों पर लगाम कसने के लिए देश भर में 3 मई तक लॉकडाउन बढ़ाया गया है। राजस्थान में भी लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराने के लिए पुलिस टीम लगातार सक्रिय दिख रही है, लेकिन इसी बीच टोंक जिले में पुलिस टीम पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया और इसमें पुलिस के 3 जवान घायल हो गए हैं। जानकारी के मुताबिक यह हमला उस समय हुआ जब पेट्रोलिंग कर रही पुलिस की टीम कोरोना प्रभावित इलाकों में पहुंची थी। पुलिस ने इस इलाके में कुछ लोगों को जांच के लिए पकड़ा है और इस मामले की तफ्तीश जारी है। आपको बता दें कि पुलिस कर्फ्यू का पालन कराने के लिए अपनी ड्यूटी करने के लिए मौके पर पहुंची थी, लेकिन यहां पर पुलिस की टीम पर हमला कर दिया गया, जिसमें 3 पुलिस वाले घायल हो गए हैं। मैं सीधा इस वक्त न्यूज रूम की तरफ चलूंगा। राकेश मेरे सहयोगी इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं। राकेश, एक तो पुलिसकर्मी 24-24 घंटे की ड्यूटी करते हैं, अपना खून पसीना लगा रहे हैं इस कोरोना के संक्रमण काल के बीच भी, उसके बावजूद इस तरह का सलूक इन पुलिस वालों के साथ, उन पर अटैक किया जाता है। वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, उन पर अटैक करते हैं, उन पर हमला करते हैं और 3 पुलिस वालों को अस्पताल पहुंचा देते हैं। नहीं रोहित, सवाल है कि आप अटैक किस पर कर रहे हैं? आप अटैक उन लोगों पर कर रहे हैं जो आपको बचाने आ रहे हैं, जो आपको मौत के मुंह से बचाने की कोशिश कर रहे हैं। जिस इलाके में पुलिस के जवान पहुंचे थे वो इलाका बमोर गेट क्षेत्र के आसपास का इलाका है। वहां पर शुक्रवार को सुबह, यानी आज सुबह वहां पर 6 केस आए थे। आज दिन में वहां पर 7 नए केस सामने आ गए। सिर्फ अगर टोंक की बातचीत कर ले, करीब 80 से 84 के आसपास जो अभी जानकारी आ रही है रोहित, वो 80 से 84 के आसपास वहां पर कुछ संक्रमितों का मामला पहुंच चुका है। सबसे ज्यादा जो इलाका प्रभावित है वो बमोर गेट के आसपास का इलाका है। वहां पर लगातार पुलिस के जवान गश्त कर रहे हैं और इसी इलाके में मोहल्ला बावड़ी है, वहीं पर पुलिस की ये टीम पहुंची हुई थी ताकि लोगों को जागरूक किया जा सके। कुछ लोगों को क्वारंटीन करना था, लेकिन उन लोगों पर हमला किया गया। जबरदस्त तरीके से पत्थरबाजी की गई है। 11 मरीजों की रिपोर्ट वहां से पॉजिटिव आई है। यानी वो पूरा इलाका कितना सेंसिटिव है, कितना संवेदनशील है, इस बात को लोग वहां के नहीं समझ पा रहे। अलबत्ता जो पुलिस के जवान वहां पर पहुंच रहे हैं, जो खुद की परवाह नहीं कर रहे, जो अपने परिवार की परवाह नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल अपनी जान की परवाह नहीं कर रहे हैं, अपने परिवार की वो लोग परवाह नहीं कर रहे हैं। कई दिन हो जाते हैं अपने परिवार से ये लोग मिल नहीं पाते हैं और दूसरों की जान बचाने के लिए जब ये लोग पहुंचते हैं, उनको नियम का पालन करने के लिए कहते हैं, तो ऐसे हमला किया जा रहा है पुलिसकर्मियों को। इसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया राकेश, आप जुड़े मेरे साथ। और इंडिया न्यूज हर रोज देश के कोरोना वॉरियर्स को सलाम करते हुए उनकी हिम्मत और उनके जज्बे की कहानियां दिखा रहा है, पूरे देश को दिखा रहा है। मुश्किल के इस हालात में भी लोगों को एहसास हम करा रहे हैं कि कोई चले ना चले, लेकिन इंडिया न्यूज हमेशा उनके साथ है। लेकिन फिर भी कुछ लोग कोरोना वॉरियर्स पर हमले कर रहे हैं, उन पर पत्थर फेंक रहे हैं। 3 तस्वीरों को देखिए, इंदौर, मुरादाबाद और टोंक की ये तस्वीरें हैं। इंदौर में डॉक्टर्स की टीम पर हमला किया जाता है, मुरादाबाद में पुलिस और स्वास्थ्य कर्मियों की टीम पर पत्थर बरसाए जाते हैं बड़े बड़े, जिनमें महिलाएं शामिल होती हैं जो छत से पत्थर फेंकती हैं। और अब राजस्थान के टोंक में 3 पुलिस वालों को अस्पताल पहुंचा दिया इन लोगों ने। इस तस्वीर को देखिए, ये पुलिस वाले हैं जो जख्मी बैठे हुए हैं, किसी के सिर पर चोट है। देखिए कितनी बड़ी पट्टी इस पुलिसकर्मी के सिर पर बंधी हुई है और सिर्फ इनको इसलिए मारा गया, इसलिए इन पर पत्थर बरसाए गए क्योंकि अपनी ड्यूटी निभा रहे थे। कर्फ्यू वाले इलाके में लोगों को घूमने से मना कर रहे थे, तो इन पुलिसकर्मियों के साथ इस तरह का सलूक किया गया, उन पर पत्थर बरसाए गए हैं। ये कोरोना वॉरियर्स हैं, लेकिन इनके साथ इस तरह की जो हरकत कर रहे हैं, उन पर सख्त कार्रवाई किए जाने की जरूरत है ताकि इस तरह की जो तस्वीरें हैं वो दोबारा से सामने ना आए।
गाजियाबाद के मोदीनगर में सड़क पर चलती एक मुस्लिम महिला को कुछ पुलिस वाले और स्वास्थ्य विभाग की टीमें कोरोना जांच के लिए ले जाने की कोशिश करते हुए दिखाई दी। इस मुस्लिम महिला पर आरोप है कि इसने एक दुकान से कोल्ड ड्रिंक खरीदी और पैसे मांगने पर दुकानदार को थूक लगाकर नोट देने लगी, जिसे देख दुकानदार ने पुलिस को खबर की तो महिला वहां से निकल पड़ी। हालांकि जानकारी मिलने पर पुलिस और स्वास्थ्य टीमें महिला का पीछा करती हुई उसे जांच के लिए ले जाने की कोशिश करती दिखाई दी, लेकिन सड़क पर चलती महिला किसी की सुनने के मूड में नहीं थी और अपनी मनमर्जी से पैदल चलती जा रही थी। मुंह पर कपड़ा बांधे महिला आगे आगे चल रही थी, जबकि पुलिस और स्वास्थ्य टीमें पीछे पीछे। ऐसा इसलिए क्योंकि महिला के कोरोना पॉजिटिव होने का खतरा था, लिहाजा कई बार आवाज लगाने के बाद भी जब महिला नहीं रुकी तो पुलिस वालों ने उसे जबरन रोका और एम्बुलेंस में बैठने को कहा। एक जना उधर घुमा लो। हालांकि इस बार भी महिला नहीं मानी, लेकिन बड़ी मुश्किल से स्वास्थ्य विभाग और पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद महिला को एम्बुलेंस में बिठाया और उसे कोरोना जांच के लिए गाजियाबाद के जिला अस्पताल रवाना किया। जानकारी के मुताबिक तेल मिल कॉलोनी के पास एक दुकानदार ने पुलिस को कॉल किया और बताया कि बुर्का पहने एक महिला ने दुकान से कोल्ड ड्रिंक खरीदी और बदले में थूक लगाकर नोट देने लगी। लिम्का लेने के बाद में उसने पी, आधे ज्यादा पीने के बाद वो बोली कि नुका ये और नहीं पी जा रही मेरे से, मगर तो फेंक दीजिए। फिर उसने थोड़ा सा बलगम निकाला अपने मुंह से और उधर को थूक दिया। उसके बाद में मैंने कहा तबीयत ठीक है तुम्हारी? कहने हाँ तबीयत ठीक है। फिर जो बाकी बची थी बोतल वो उसने वहीं फेंक दी। उसके बाद में उसने पैसे निकाले, पैसे मुंह पे लगा के वो देने लगी। मैंने कहा तुम जाओ, हमें पैसे नहीं चाहिए। वो फिर चली गई। ये बात हमने बच्चों से कही, बच्चे बोले कि पुलिस को खबर करो। हालांकि पुलिस ने महिला को जांच के लिए भेज दिया और कोरोना टेस्ट की बात कही, साथ ही इलाके में और सख्ती बढ़ाने का दावा भी किया। एक महिला विक्षिप्त तरीके से बुर्के में थी और लोग उसको कहे कि इसको सस्पेक्टेड लग रही थी, तो क्षेत्रीय पुलिस ने मेडिकल टीम को बुला करके, एम्बुलेंस बुला करके उसको गाजियाबाद भेज दिया गया, जिसमें उसकी टेस्टिंग कराई जाएगी। दरअसल पिछले दिनों एमपी के रायसेन में थूक लगाकर फल बेचने के मामले में फल विक्रेता शेरू मियां को जेल भेज दिया गया था। एक वीडियो वायरल होने के बाद फल विक्रेता की हरकत सामने आई थी, लिहाजा लोग कोरोना की वजह से बेहद डरे हुए हैं, क्योंकि थूक से कोरोना फैलता है। मथुरा की अनाज मंडियों में लॉकडाउन का पालन करवाने पहुंची पुलिस ने किसानों से मास्क पहनने के लिए नियम का कड़ाई से पालन करने की अपील की। इसके अलावा अनाज मंडी में सैनिटाइजर का इंतजाम भी किया गया ताकि कोरोना संक्रमण को कम किया जा सके। दलबल के साथ एक अनाज मंडी पहुंची और किसानों और व्यापारियों को लाउडस्पीकर से अनाउंस कर मास्क पहनकर ही अनाज मंडी में प्रवेश करने को कहने लगी। साथ ही कहा गया कि अगर मास्क नहीं है तो गमछा या रुमाल से मुंह को ढकें, तभी मंडी में दिखाई दें, नहीं तो जुर्माना भरना पड़ेगा। मुंह पर रुमाल या मास्क या गमछा बांध कर रखें, अन्यथा की स्थिति में 200 रुपए का जुर्माना होगा। कृपया ध्यान दें। थोड़ी देर बाद पुलिस अधिकारी ने माइक थामा और चेतावनी दी कि कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए मास्क पहनना या रुमाल या गमछे से मुंह ढकना जरूरी है। अनुरोध है, जो भी किसान माल लेके आ रहा है उसे मास्क पहनाइए, अंगोछा बंधवाइए। अगर वो नहीं मान रहा है तो माल मत खरीदे, तो एक मैसेज चला जाएगा। किसान भाई भी समझ जाएंगे कि किसी बीमारी का सामना कर रहे हो। ये लोग नहीं समझ पा रहे कि बीमारी क्या है, इनको दिखाई थोड़ी देगी बीमारी क्या है। अभी हम आपके चेकअप नहीं हो पा रहे, पता नहीं मेरे अंदर हो या आपके अंदर हो। इसके साथ ही मंडियों में पोस्टर भी लगाए गए, साथ ही लोगों को एक दूसरे से दूर रहने, लगातार हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल करने के लिए भी प्रोत्साहित किया गया। मेरा व्यापारियों से अनुरोध है कि दुकान के सामने 10 फुट से ज्यादा आगे आप पानी फैलाएंगे, रास्ते को अवरोध पैदा नहीं करेंगे। रास्ते में जो सोशल डिस्टेंस का पालन 100% हर व्यापारी को कराना है। ये व्यापारी की जिम्मेदारी है, कोई ऐसा नहीं है कि प्रशासन की जिम्मेदारी है। तो किसानों, मजदूरों और जो भी उनके आता है उससे सोशल डिस्टेंस का पालन कराएंगे। अगर वो पालन नहीं कराते हैं तो जो महामारी अधिनियम बनाया गया है उसके अंतर्गत उनकी कार्रवाई की जाएगी। मंडी में लाउडस्पीकरों के जरिए कोरोना वायरस को लेकर जागरूकता फैलाने के दौरान पुलिसकर्मी खुद भी अपनी सुरक्षा के लिए मास्क पहने हुए थे, ताकि कोरोना महामारी को फैलने से रोका जा सके, क्योंकि बार बार चेतावनी देने के बाद भी लोग सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान नहीं रख रहे थे, लिहाजा पुलिस को ये तरीका अपनाना पड़ा।
एक तरफ जहां मथुरा की अनाज मंडियों में पुलिस लॉकडाउन के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवा रही थी, वहीं कहीं और राज्यों ने भी गेहूं और सरसों खरीद के लिए रोडमैप तैयार कर लिया। कुछ प्रदेशों में तो गेहूं और सरसों की खरीद भी शुरू हो गई। साथ ही माना जा रहा है कि 20 अप्रैल से थोड़ी और रियायत मिलने पर किसानों को अपना अनाज मंडियों तक लाने में आसानी होगी। मैं गाजियाबाद में गोविंदपुरम अनाज मंडी में मौजूद हूं और ये सरकारी और प्राइवेट दोनों तरह का विक्रय केंद्र है जहां पर किसान अपनी फसल बेचने के लिए आते हैं। और फिलहाल आप देख सकते हैं कि यहां पर गेहूं मौजूद है और इसे बेचने के लिए जो किसान हैं वो आ रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रहे, इस बात का भी ख्याल रखा जा रहा है। सरकार ने जो अनाज का, ये गेहूं का जो मूल्य रखा है वो 1925 रुपए रखा है, लेकिन यहाँ पर जो प्राइवेट विक्रय है वो भी किसान कर रहे हैं और हालातों को देखते हुए किया जा रहा है। हालांकि जो जानकारी है उसके मुताबिक किसान भी कम संख्या में यहाँ पहुंच रहे हैं। आप देखिए यहाँ पर कांटे पर जो वजन है वो किया जा रहा है और उस तरफ किसान भी बैठे हुए हैं। उन्हें किसी तरह की समस्या तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है। इसी बात की हम जो पड़ताल यहाँ पर करने के लिए पहुंचे। इस समय हम राजधानी लखनऊ के मोहनलालगंज स्थित नवीन गल्ला मंडी में और यहाँ पर गेहूं क्रय केंद्र बनाए गए हैं। 4 गेहूं क्रय केंद्र यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह से गेहूं का जो समर्थन मूल्य है वो 1925 रुपए प्रति क्विंटल रखा गया है सरकार की तरफ से। वहीं लगातार जो भी अधिकारी हैं वो इन गेहूं क्रय केंद्रों का निरीक्षण भी कर रहे हैं। इस समय की अगर बात करें तो इस समय मोहनलालगंज की जो उप जिला अधिकारी हैं पल्लवी मिश्रा जी, वो अपनी पूरी टीम के साथ में, तहसीलदार जी भी साथ में आए हुए हैं, उनकी पूरी टीम के साथ में यहाँ का निरीक्षण कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से निरीक्षण जारी है। लगातार जो भी मशीनें हैं उनको भी देखा जा रहा है, जांचा जा रहा, परखा जा रहा कि आखिर जो तौलाई की मशीनें हैं उसमें कोई कमी तो नहीं है। इस तरह से पूरी यहाँ पर जानकारी ली जा रही है। हम बात करते हैं जो उप जिलाधिकारी हैं उनसे बात करते हैं। मैम, किस तरह से आज पूरा निरीक्षण किया गया? जी, हमारे मोहनलालगंज तहसील में लगभग 16 गेहूं क्रय केंद्र हैं। तो आज मैं यहाँ मोहारी कला आई हूँ। यहाँ 4 केंद्र हैं, 2 खाद्य विभाग की विपणन शाखा के, एक यूपी पीसीएफ का और एक यूपीएसएस का। तो उन्हीं का निरीक्षण करने आई हूँ मैं। यहाँ की वजन मशीन, नमी मापक यंत्र और झन्ना वगैरह प्रॉपर है। किसानों की एक समस्या बनी थी, उनका अनाज कैसे बिकेगा, उसके लिए 15 तारीख से किसानों के लिए क्रय केंद्र खोले गए हैं। ये इटावा की आप मंडी देख रहे हैं जहां पर आपको लगातार क्रय केंद्र, 4 क्रय केंद्र बनाए गए हैं। इस तरह पूरे जनपद में अनेकों जगह क्रय केंद्र बनाए गए हैं। और सबसे बड़ी बात है, जो एक तरफ कोरोना का जो संक्रमण है उससे फैलने से बचने के लिए लगातार यहाँ भी पुख्ता इंतजामात किए गए हैं और बाकायदा इस एरिया को भी सैनिटाइज किया जा रहा है। यहाँ कर्मी भी लगे हैं, सफाई कर्मी, जो यहाँ स्वच्छता का ध्यान रखे हैं और जो सैनिटाइज, पूरा एरिया सैनिटाइज किया गया है जिससे जो किसान आए उनको किसी तरह की दिक्कतों का सामना न करना पड़े। हम इस समय पिपरौली ब्लॉक है, वहाँ पे एक गेहूं क्रय केंद्र है, वहाँ पे मौजूद है छपिया के पास। और आप देखेंगे कि यहाँ पे जो किसान हैं वो जैसे ही उन्हें निर्देश मिला उसके बाद से वो अपने अनाज को ला करके यहाँ पे उसे बेच रहे हैं और उसका जो है अच्छा मुनाफा भी पा रहे हैं। और उन्हें रास्ते में दिक्कत हो रही है कि नहीं हो रही है। हमारे साथ किसान मौजूद है, तमाम। आप भी किसान हो? क्या नाम है आपका और आपकी कितना अनाज था यहाँ पे, क्या लेके आए हो आप? सर, गेहूं लेकर आया हूँ, 10 कुंटल लाया हूँ गेहूँ, 10 से 11 कुंटल। हाँ, उसी को बेचने के लिए आया हूँ। इसमें दिक्कत सिर्फ ऑनलाइन कराने में दिक्कत आ रही है। क्या आ रही है? सर, साइबर कैफे बंद है, ऑनलाइन कराने में दिक्कत आ रही है कि ऑनलाइन कराने के बाद उसे बेचना है, रजिस्ट्रेशन होगा तभी बिकेगा। गांव में मान लीजिए हर घर पे तो कंप्यूटर वाले हैं नहीं। बिल्कुल। जब साइबर कैफे खुलेगा तभी ऑनलाइन होगा रजिस्ट्रेशन, इसी में दिक्कत आ रही है। कोरोना वायरस से जारी जंग के बीच देश के सामने लॉकडाउन की वजह से बड़ा आर्थिक संकट खड़ा हो गया। ये संकट इतना बड़ा है कि इससे लाखों लोग बेरोजगार हो सकते हैं। ऐसे नाजुक हालात में देश को संभालने के लिए आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कई बड़े कदम उठाए हैं। आरबीआई ने देश की अर्थव्यवस्था को सहारा देने के लिए 1 लाख करोड़ का बूस्टर डोज जारी किया है। इसके तहत सिडबी को 15,000 करोड़ रुपए, नेशनल हाउसिंग बैंक को 10,000 करोड़ रुपए और नाबार्ड को 25,000 करोड़ की नकदी मिलेगी। इसके अलावा टीएलटीआरओ यानी टारगेटेड लॉन्ग टर्म रिपो ऑपरेशन के तहत लिक्विडिटी मैनेजमेंट के लिए 50,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है। 50,000 करोड़ के इस पैकेज से नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनियों और माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस को मदद मिलेगी। नॉन बैंकिंग फाइनेंस और माइक्रो फाइनेंस कंपनियों के पास पैसा बढ़ने से इसका सबसे ज्यादा फायदा जो छोटे उद्योग हैं, छोटे कारोबारी हैं, उनको मिलेगा और वो लोग जो इनसे कर्ज लेते हैं। लोगों को कर्ज मिलने में आसानी के लिए आरबीआई ने रिवर्स रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट्स की भी कटौती की है, जो अब 4 से घटकर 3.75 पॉइंट हो गया है।
यानी बैंक, आप रिजर्व बैंक के पास अपना पैसा नहीं रखेंगे क्योंकि आरबीआई बैंकों को अब पहले से कम ब्याज देगा। इसका नतीजा यह होगा कि अब बैंकों के पास ज्यादा नकदी मौजूद रहेगी और ज्यादा ब्याज वसूलने के लिए बैंक इस पैसे को बाजार में कर्ज पर देंगे। इसके अलावा आरबीआई ने साफ किया है कि बैंक मुनाफे से अगले निर्देश तक लाभांश नहीं देंगे। इसके कारण बैंकों के पास पूंजी और बढ़ेगी, जिसका इस्तेमाल उद्योगों को कर्ज देने में किया जा सकेगा। इसके अलावा आरबीआई ने एक बड़ा कदम उठाते हुए कमर्शियल प्रोजेक्ट लोन को 1 साल का एक्सटेंशन दे दिया है। इससे रियल एस्टेट क्षेत्र में एक बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। मुस्लिम धर्मगुरु फिरंगी महली ने अंतिम संस्कार के तरीकों पर फतवा जारी किया। उत्तर प्रदेश के लखनऊ से मुस्लिम धर्मगुरु फिरंगी महली की ओर से कोरोना से मुस्लिमों की मौत और उनके अंतिम संस्कार के तरीकों पर फतवा जारी किया गया। इसमें कहा गया कि कोरोना से मौत होने पर डेड बॉडी को डॉक्टर के बताए तरीके से ही दफनाएं। कि अगर कोरोना वायरस से किसी का इंतकाल हो जाता है तो उससे गुस्ल दिया जाएगा, लेकिन उसका तरीका यही है कि जिस तरीके से डॉक्टर उसको प्लास्टिक के बैग में पैक करके देंगे तो वही उसी के ऊपर बस पानी बहा दिया जाएगा और उसी पैकिंग को कफन मान लिया जाएगा। मध्य प्रदेश में सीहोर के जावर तहसील में सहायक निर्वाचन अधिकारी और उनकी बेटी रंगोली बनाकर कोरोना के खिलाफ लोगों को जागरूक कर रहे हैं। रंगोली के माध्यम से लोगों को बताया जा रहा है कि बचाव ही उपाय है। उत्तराखंड के पौड़ी में लॉकडाउन में पुलिस ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के घरों तक जा रही है और उन्हें राशन दे रही है। उत्तर प्रदेश में गोंडा के कटरा बाजार थाना इलाके के गांव में खाना बनाने के दौरान घर में आग लग गई। घर में लगी आग से आसपास के 5 और घर चपेट में आ गए, जिससे भारी नुकसान हुआ। आंध्र प्रदेश के तिरुपति बालाजी मंदिर के पहाड़ी इलाकों के गेस्ट हाउस के बाहर भालू घूमते नजर आए। लॉकडाउन की वजह से इन दिनों यहां सन्नाटा पसरा हुआ है। मध्य प्रदेश के इंदौर में मशहूर गायिका सारिका सिंह ने सभी से घरों में रहने की अपील की और विश्वास जताया कि हम सभी कोरोना को हराने में सफल होंगे। घर में हम सब रहकर अपनी सबकी सुरक्षा करनी है। उत्तर प्रदेश में नोएडा अथॉरिटी के 44वें स्थापना दिवस पर 1 लाख फूड पैकेट बांटने का अभियान शुरू हुआ। स्थापना दिवस पर प्राधिकरण ने कर्मचारियों की मदद से 75 लाख रुपए जमा किए हैं, जिससे गरीबों तक भोजन पहुंचाया जाएगा। मध्य प्रदेश में इंदौर के खजराना थाना प्रभारी के ड्राइवर और कोरोना के खिलाफ गाना गाकर जागरूक करने वाले कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इस रिपोर्ट के बाद थाने के सभी पुलिसकर्मियों की चिंता बढ़ गई है। मुश्किलों में है वतन, मुश्किलों में है वतन। उत्तर प्रदेश के गोंडा में एक ट्रक पेड़ से टकरा गया, जिसके बाद ड्राइवर कई घंटे तक ट्रक में ही फंसा रहा। साथ ही इस हादसे में एक साइकिल सवार की मौत हो गई। जम्मू कश्मीर के शोपियां और किश्तवाड़ में 2 अलग अलग मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 4 आतंकियों को ढेर कर दिया। किश्तवाड़ में सुरक्षा बलों ने विशेष पुलिस अधिकारी की हत्या करने वाले आतंकियों को मार गिराया। सप्ताह के अंतिम कारोबारी दिन शुक्रवार को शेयर बाजार अच्छी बढ़त के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स 986 अंक उछलकर 31,588 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 273 अंक चढ़कर 9,266 पर बंद हुआ। कोरोना वायरस को मात देने के लिए देश के जिलों को 3 जोन में बांटा गया है, जिनके आधार पर कोरोना वायरस का खतरा मापा जाएगा। लिहाजा इंडिया न्यूज रिपोर्टर्स ने इन हॉटस्पॉट इलाकों की पड़ताल की और जाना कि वहां किस तरह के हालात हैं। मुंबई में लाखों की आबादी घनी बस्ती धारावी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे संक्रमण, कोरोना वायरस का ये पूरा का पूरा संक्रमण अपना पैर पसराते जा रहा है। जी हाँ, धारावी पिछले कई दिनों से एक बहुत ही बड़ी ऐसी कंटेनमेंट जोन बन गया है और वहीं पूरी तरह से ये एक हॉटस्पॉट बन गया है। अगर हम बात करें धारावी की तो आज के दिन जब धारावी में एक हल्की सी गुड न्यूज़ ये है कि कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ है। वहीं अगर हम बात करें कि लास्ट संख्याओं की तो लगभग 86 लोग यहाँ पे पॉजिटिव हैं। वहीं 9 लोगों की मौत हुई है इस पूरे कोरोना वायरस के चलते। इस समय मौजूद है दिल्ली के महावीर इनक्लेव के ब्लॉक H में। यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ से वहाँ तक तो डॉक्टरों की टीम हो या
जो राष्ट्रीय सुरक्षा मिशन हेल्थ मिशन के लोग हैं वो मौजूद हैं और साथ में सुरक्षा कर्मी मौजूद हैं। इसको पूरी तरह से सील कर दिया गया है। सील करने के बाद से तमाम उन लोगों की डिटेलिंग और टेस्टिंग हो रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि इन लोग में भी कोई कोरोना पॉजिटिव का मरीज हो, इसलिए एहतियात तौर पर यहाँ पे कैंप लगाकर तमाम टेस्टिंग की जा रही है। तमाम इलाकों से डाटा भी लिया जा रहा है और आप देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पे जो कोरोना वॉरियर्स हैं यानी डॉक्टर्स जो टीम है वो लगातार काम कर रही है, लोगों को टेस्टिंग कर रही है और लगातार टेस्टिंग कर कर उनके बारे में पता कर रही है कि आखिर वो कहीं इस वायरस के शिकार तो नहीं। यहाँ पे डाटा एंट्री भी हो रही है, हर तरफ से एहतियात बरता जा रहा है। राजधानी लखनऊ में करीब 13 इलाके हॉटस्पॉट किए गए हैं, जिसमें से ये एक इलाका है फूलबाग। आप देख सकते हैं पुलिस लगातार सुबह से ही यहाँ पर तैनात रहती है और जो यहाँ की ज़रूरी व्यवस्थाएं हैं उनको यहाँ पर चेक किया जाता है। अभी थोड़ी देर पहले ही यहाँ पर SHO केशरबाग पहुँचे हुए हैं और पूरी व्यवस्था की जानकारी ले रहे हैं। इसके अलावा आप आपूर्ति के रूप में सिलेंडर्स यहाँ देख सकते हैं। जाहिर है कि ये रोज़मर्रा की चीज़ें हैं जो कि यहाँ पर पहुँचाना सुनिश्चित किया गया है। इसके अलावा सब्जी की भी गाड़ी यहाँ पर अंदर की तरफ है जो कि यहाँ पर रखी गई है। साथ ही साथ यहाँ पर दूध और पानी, राशन की सप्लाई जो है वो यहाँ पर सुनिश्चित कराई गई है, जिसके तहत यहाँ पर किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, इसको सुनिश्चित किया गया है। 20 अप्रैल से हरियाणा सरकार की ओर से भी कई सेक्टर्स में छूट देने की बात कही गई है और छूट की अगर बात की जाए तो मछली पालन के लिए तालाबों की नीलामी करने के लिए निर्देश जो है वो दिए गए हैं। इसी के साथ साथ फॉरेस्ट वाटरिंग, सिंचाई, खनन, स्वास्थ्य के प्रोटोकॉल को जो फॉलो करेंगे उनको जो है चरणबद्ध तरीके से जो है ये छूट देने की बात की गई है। इसी के साथ साथ अगर बात की जाए खनन व अन्य जो चीजें हैं, ईंट के भट्टे जो कि तय नियमों के तहत चलते हैं उनको भी छूट दी जाएगी। इसी के साथ साथ सबसे बड़ी खबर जो इस छूट वाले क्राइटेरिया में रखी गई है वो तमाम अस्पतालों की OPD को चालू करना है। कोरोना का पॉजिटिव मरीज मिलने से उन्नाव में हड़कंप मच गया है और उन्नाव जिला प्रशासन जो है वो पूरी तरीके से सख्ती करने पे उतारू हो गया है, क्योंकि आप देख सकते हैं किस तरीके से जो उन्नाव जिला प्रशासन के लोग हैं, पुलिस के लोग हैं, वो यहाँ पर सैनिटाइज कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे सैनिटाइजेशन शुरू है। हालांकि जो पुलिस प्रशासन है वो यहाँ पे पूरी तरीके से सख्ती कर रहा है। जो इलाके हैं, जो ये किला चौकी की तरफ ये इलाका जाता है जहाँ से कोरोना पॉजिटिव मरीज पाया गया था और इसको यहाँ पे सील कर दिया गया है। पूरी तरीके से सैनिटाइजेशन का काम शुरू है। गलियों को सील कर दिया गया है। कुछ पॉइंट है जिसको सील किया गया है। लगभग 1 किलोमीटर के सारे एरिए सील कर दिए गए हैं। किसी को भी घर से बाहर निकलने की इजाजत नहीं दी जा रही है। और आंख कान खोल के में फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। लौट रहे हैं फौरन वापस कुछ ही देर में। आप बने रहिए हमारे साथ। के बाद इस वक्त की एक ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें। सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि रोहिंग्या मुसलमानों को लेकर गृह मंत्रालय ने राज्यों को अलर्ट जारी किया है। रोहिंग्या और तबलीगी जमात के बीच क्या कोई लिंक है? अगर है तो इसको तलाशा जाए, ये गृह मंत्रालय ने एडवाइजरी जारी की है सभी राज्यों को। आपको बता दें कि तबलीगी जमात के कार्यक्रमों में रोहिंग्या मुसलमान शामिल हुए थे और कार्यक्रम के बाद वापस ये लोग अपने अपने कैंप्स में नहीं पहुंचे हैं। दिल्ली के श्रम विहार शाहीन बाग कैंप से रोहिंग्या मुसलमान गायब हैं और अब इसी को लेकर गृह मंत्रालय की ओर से ये एडवाइजरी जारी की गई है सभी राज्यों को कि ये पता लगाया जाए कि जो तबलीगी जमात के लोग हैं और रोहिंग्या मुसलमान जो हैं, क्या उनके बीच किसी तरह का कोई कनेक्शन है, किसी तरह का कोई संबंध है। क्योंकि मरकज में जो लोग आए थे तबलीगी जमात के, वो देश के अलग अलग हिस्सों में फैले और उसके बाद कोरोना के मामले बहुत तेजी से बढ़े। अब गृह मंत्रालय को इस बात की आशंका है कि हो सकता है कि तबलीगी जमात के जो लोग हैं और रोहिंग्या जो मुसलमान हैं, इन दोनों के बीच किसी तरह का कोई लिंक हो सकता है। क्योंकि जो रोहिंग्या मुसलमान पहुंचे थे यहां पर इस मरकज में शामिल होने के लिए, वो अब तक अपने कैंप वापस नहीं लौटे हैं। राकेश कुमार सिंह इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए हैं, मैं सीधा उन्हीं के पास चलूंगा। राकेश, अगर कोई लिंक स्थापित होता है तो ये अपने आप में बहुत चौंकाने वाली खबर है। देखिए, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है रोहित, जिसके मुताबिक गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों के चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी और दिल्ली पुलिस कमिश्नर को पत्र लिखा है और उसमें साफ तौर पे जिक्र किया गया है कि जो रोहिंग्या मुसलमान को लेकर ये कहा गया है कि कहीं जमात और
तबलीग के बीच, रोहिंग्या के बीच क्या लिंक है, इसकी पूरी जानकारी गृह मंत्रालय को दे, क्योंकि गृह मंत्रालय के पास पुख्ता जानकारी है। उसके मुताबिक तबलीग जमात द्वारा आयोजित धार्मिक कार्यक्रमों में शामिल हुए थे रोहिंग्या मुसलमान, और कार्यक्रम के बाद कई रोहिंग्या जो हैं अभी तक कैंप में नहीं पहुंचे हैं। और रोहित, सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि हैदराबाद और तेलंगाना राज्य के शिविरों में रहने वाले रोहिंग्या मुसलमान शामिल हुए जमात के कार्यक्रमों में, इस बात की पुख्ता जानकारी आईबी ने गृह मंत्रालय को दी है। यानी कि राकेश कुमार सिंह, ये अंदेशा गृह मंत्रालय को है कि रोहिंग्या मुसलमान जो अब तक नहीं मिल रहे हैं, जैसा कि आप बता रहे हैं कि अपने कैंप्स में नहीं पहुंचे हैं, तो यह आशंका है गृह मंत्रालय को कि कहीं तबलीगी जमात के लोगों ने तो इनको छुपा के नहीं रखा हुआ है, इसीलिए लिंक ढूंढा जा रहा है। इसीलिए रोहित, यही बड़ी चिंता है गृह मंत्रालय के पास और खुफिया एजेंसियों के पास। खुफिया एजेंसियां जो हैं इनके कॉन्टैक्ट्स को खोजने में लगी हुई हैं, क्योंकि सबसे बड़ी चिंता जो सरकार को है कि रोहिंग्या मुसलमानों के भी कोरोना संक्रमित होने की संभावना जताई जा रही है। और इसी को लेकर सरकार की चिंता है कि अगर ये छिपे बैठे हुए हैं, क्योंकि कई कॉन्टैक्ट्स अभी तक नहीं मिले हैं, ऐसी स्थिति में जमात ने उनको छुपा कर रखा है, तो उससे बड़ा संक्रमण फैल सकता है। और जो कोविड-19 से सरकार लड़ रही है, उसको एक बड़ा आघात फैल सकता है। और इसी को लेकर सूत्रों के हवाले से जो ITV ग्रुप के पास खबर आ रही है, उसके मुताबिक सभी राज्यों के मुख्य सचिव और डीजीपी को पत्र लिखा गया है और सीधे तौर पर रोहिंग्या मुसलमानों की खोजबीन तेज करने को कहा गया है। बिल्कुल राकेश, तो ये तो और एक बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है सभी राज्यों की सरकारों के सामने, क्योंकि अभी कोविड-19 से लड़ रहे हैं जो सभी राज्य हैं, पूरा देश कोविड-19 से लड़ रहा है, तो सारी ताकत उस तरफ लगा रखी है। और अभी भी कई राज्य ऐसे हैं जहां पर तबलीगी जमात के जो लोग इस मरकज में निजामुद्दीन में शामिल हुए थे, उनके भी कुछ लोगों को अभी तक ट्रेस नहीं किया गया है। जैसे अब से कुछ दिन पहले पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा था कि 15 लोग हमारे यहां अभी तक लापता है, हमको नहीं पता वो कहां पर हैं। तो ये तो और ज्यादा मुसीबत होने वाली है राज्य सरकारों के लिए कि एक तो कोविड को कंट्रोल करना है, कोरोना को कंट्रोल करना है, फिर इन जमातियों को कंट्रोल करना है, उनको ढूंढना है, और अब इन रोहिंग्याओं को भी ढूंढना पड़ेगा। देखिए, यही खुफिया एजेंसियों के लिए परेशानी का सबब है और ये खुफिया एजेंसियों ने गृह मंत्रालय को ये जानकारी दी। उसके बाद गृह मंत्रालय हरकत में आई है। जो सूत्रों के हवाले से हमें खबर मिल रही है कि संभवतः 15 तारीख को सभी राज्यों को पत्र लिखा गया है और उसमें साफ तौर पर जिक्र किया गया है कि रोहिंग्या मुसलमानों को खोजबीन तेज किया जाए और डीजीपी को सीधे तौर पर खास तौर पर निर्देश दिया गया है कि सभी एसएसपी एसपी को कहें कि इन रोहिंग्या मुसलमानों के, क्योंकि कॉन्टैक्ट्स नंबर भी कुछ मिले हैं जिनकी जानकारी संबंधित डीजीपी को दी गई है ताकि जो है उनका खोज निकाला जा सके। बिल्कुल, तो एक और चुनौती है सरकार के सामने। बहुत बहुत शुक्रिया आपका राकेश कुमार सिंह मेरे साथ जुड़ने के लिए। एक और चुनौती है सरकार के सामने कि अभी कोविड-19 से लड़ना है, कोरोना से लड़ना है और अब इन रोहिंग्या मुसलमानों को भी ढूंढना है, क्योंकि ऐसी आशंका है गृह मंत्रालय को कि इनको तबलीगी जमात के लोगों ने छुपा कर रखा हो सकता है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। इधर कोरोना के खिलाफ मुंबई पुलिस ने अनोखा अभियान चलाया। मुंबई में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच पुलिस ने लोगों से हाथ जोड़कर घर में रहने की मार्मिक अपील की। घर में रहो, घर में रहो, घर में रहो, घर में रहो। उत्तर प्रदेश में चंदौली के मुगलसराय नगर में स्मिता नाट्य कला के कलाकार कोरोना के खिलाफ जागरूकता अभियान चला रहे हैं। यहाँ कलाकार कोरोना बनकर सड़क पर बेवजह निकलने वालों को अपने अंदाज में समझा रहे हैं। घर के अंदर रहो, मैं आ गया हूँ, मैं इतनी दूर से चल चल के आ रहा हूँ, मेरा कोई अस्तित्व तुमको नजर नहीं आ रहा है, लेकिन मेरा कितना बड़ा अस्तित्व है तुम्हें पता नहीं। उत्तर प्रदेश की बस्ती में लॉकडाउन का पालन कराने निकले पुलिसकर्मियों की जगह जगह आरती उतारकर उनका जोरदार स्वागत किया गया। यहाँ एक छोटी बच्ची ने भी पुलिसकर्मी की आरती उतारी, जिसे देखकर सभी लोग भावुक हो गए। तमिलनाडु के तंजावुर जिले के त्याग समुद्रम गांव में कोरोना पार्टी करने पर एक आयोजक को गिरफ्तार कर लिया गया और कई लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। पार्टी में एक साथ बड़ी संख्या में बैठकर लोग खाना खाते हुए दिखाई दिए। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर में 9 साल के बच्चे और 36 साल की महिला ने कोरोना को मात दे दी। विदाई के दौरान अस्पताल के सभी स्टाफ ने खड़े होकर तालियां बजाईं।
गुजरात के नवसारी में चीखली के वनकाल गांव में एक जोड़े को शादी करना भारी पड़ गया। यहां शादी की खबर मिलते ही पुलिस पहुंची और दूल्हा दुल्हन समेत बारात को हिरासत में ले लिया। मध्य प्रदेश के भोपाल में स्टेट हैंगर पर वीआईपी एयरक्राफ्ट को सैनिटाइज किया गया। इसी एयरक्राफ्ट से कोरोना के संदिग्ध मरीजों के सैंपल को दिल्ली भेजा जाता है। ऑस्ट्रेलिया के सुपरमार्केट के भीतर कुछ लोगों ने चीन के नागरिकों का विरोध किया और वहां से निकल जाने को कहा। इस बात पर दोनों पक्षों में तीखी बहस हुई और नौबत मारपीट तक आ गई। पंजाब में होशियारपुर के मुकेरिया इलाके में तकनीकी खराबी के बाद वायुसेना के अपाचे हेलीकॉप्टर को खेत में सुरक्षित उतार लिया गया। हेलीकॉप्टर पठानकोट एयरपोर्ट से ट्रेनिंग के लिए उड़ान भरा था, तभी उसमें खराबी आ गई। दिल्ली के मंगोलपुरी इलाके में ओवरब्रिज से कूदकर आत्महत्या की कोशिश कर रहे एक शख्स को पुलिस कर्मियों ने बचा लिया। बचाने के दौरान पुलिस ने नीचे एक ट्रक को लगाया और दूसरी ओर ब्रिज पर जाकर उसे ऊपर खींच लिया। पकड़ जेबे, बहुत अच्छे, बहुत गुड, वेरी गुड। देश में कोरोना संक्रमण के अधिकतर मामलों के लिए जिम्मेदार माने जा रहे तबलीगी जमात पर भारत की चोटी की पहलवान और बीजेपी नेता बबीता फोगाट के ट्वीट पर संग्राम छिड़ा हुआ है। बबीता ने ट्वीट पर लिखा था कि कोरोना वायरस भारत की दूसरे नंबर की सबसे बड़ी समस्या है। जाहिल जमाती अभी भी पहले नंबर पर बना हुआ। बबीता फोगाट की इस ट्वीट के बाद सोशल मीडिया पर उन्हें ट्रोल किया जाने लगा, लेकिन बबीता फोगाट ने ट्रोलर्स को करारा जवाब दिया और वीडियो जारी कर कहा कि वो जायरा वसीम नहीं है और किसी से डरने वाली नहीं है। इसके अलावा उन्होंने कैप्शन में लिखा कि अगर आप लोग बबीता फोगाट को सपोर्ट करते हैं तो उन तक ये बात जरूर पहुंचा दीजिए और उनको बोलिए कि ध्यान से कान खोलकर सुन लें। पिछले कुछ दिनों से मैंने 1-2 ट्वीट किए थे, उसके बाद से काफी लोग मुझे फेसबुक मैसेंजर पर, व्हाट्सएप पे और ट्विटर मैसेंजर के ऊपर गलत मैसेज दे रहे हैं, गालियां दे रहे हैं और कुछ लोग फोन करके भी धमकियां दे रहे हैं। तो उन लोगों को मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि कान खोलकर एक बात सुन लो और दिमाग में बैठा लेना कि मैं कोई जायरा वसीम नहीं हूँ कि तुम्हारी धमकियों से डरकर घर पे बैठ जाऊंगी। मैं तुम्हारी धमकियों से नहीं डरने वाली असली बबीता फोगाट हूँ। अपने देश के लिए हमेशा लड़ी हूँ और ऐसे ही अपने देश के लिए लड़ती रहूंगी और बोलती रहूंगी। और मैंने जो ट्वीट किया उसमें कुछ भी मैंने गलत नहीं लिखा है। मैं अपने ट्वीट पे अभी भी कायम हूँ और आगे भी रहूंगी, क्योंकि मैंने सिर्फ उन लोगों के बारे में लिखा है जिन्होंने कोरोना संक्रमण को फैलाया। आप लोगों से पूछना चाहती हूँ, क्या तबलीग की जमात वाले अभी भी नंबर 1 पे नहीं बने हुए? क्या तबलीगी जमात वालों की संख्या अभी भी नंबर 1 पे नहीं है? क्योंकि अगर तबलीगी जमात वालों ने कोरोना संक्रमण को नहीं फैलाया होता तो अब तक लॉकडाउन भी खुल गया होता और हिंदुस्तान से कोरोना भी हार गया होता। तो जिन लोगों को सच सुनने में प्रॉब्लम है तो वो लोग एक बात और सुन लें कि मैं हमेशा सच बोलती रहूंगी और सच लिखती रहूंगी। अगर आप लोग सच सुनना पसंद नहीं करते तो या तो अपनी आदत सुधार लें, नहीं तो सच सुनने की आदत डाल लें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। कोरोना से दुनिया भर में करीब 22 लाख लोग संक्रमित हैं, जबकि 1.5 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। लिहाजा कोरोना का हर आम और खास पर असर पड़ा है। आइए आपको दुनिया भर में कोरोना से जुड़ी कुछ ताजा खबरें हम बताते हैं। क्योंकि ब्रिटेन की राजकुमारी और महारानी एलिजाबेथ की पोती बीट्रिस ने कोरोना को देखते हुए अपनी शादी टाल दी। बीट्रिस अपने मंगेतर इक्वाडो के साथ शादी करने वाली थी। बीट्रिस यॉर्क के ड्यूक प्रिंस एंड्रयू की बड़ी बेटी है। ब्रिटेन में कोरोना पर काबू पाने के लिए सरकार ने लॉकडाउन की मियाद 3 हफ्ते और बढ़ा दी है। यहां 25 दिन पहले लॉकडाउन का ऐलान किया गया था। इसमें से 21 दिन तो प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन अस्पताल और आइसोलेशन में ही रहे। फिलहाल वो स्वस्थ हो रहे हैं। वहीं ब्राजील के राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो ने लॉकडाउन विवाद के बाद स्वास्थ्य मंत्री लुइस हेनरिक मेडेंटा को हटा दिया है। बोल्सोनारो संक्रमण रोकने के लिए पाबंदियां लागू करने के पक्ष में नहीं थे, लेकिन मेंडेटा इस पर जोर दे रहे थे। इससे पहले बोल्सोनारो ने कोरोना को एक मामूली फ्लू बताया था। इस बीच फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कोरोना से निपटने के लिए चीन के तरीके पर सवाल उठाए हैं। मैक्रों ने कहा कि ऐसे देशों की तुलना उन देशों से नहीं होनी चाहिए जहां सच्चाई दबाई जाती है। उन्हें चीन की तरह अनुभव ही नहीं होना चाहिए। यह स्पष्ट है कि वहां कई ऐसी चीजें हुई हैं जिनकी जानकारी नहीं दी गई।
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ राज्यों से पाबंदियां हटाने का ऐलान किया। ये 3 चरणों में लागू की जाएगी। उन्होंने राज्यों के गवर्नरों के साथ बात करने के बाद इस बात का ऐलान किया। इसके लिए नई गाइडलाइन बनाई गई है। इसके मुताबिक कम संक्रमण वाले इलाकों में पाबंदियों में धीरे धीरे ढील दी जाएगी। जहां ज्यादा मरीज मिल रहे हैं वहां पाबंदियां अभी पहले की तरह ही लागू रहेंगी। वहीं IMF यानी इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड ने पाकिस्तान को कोरोना से लड़ने के लिए $1.4 बिलियन यानी कि करीब 1071 करोड़ की सहायता राशि देने की मंजूरी दी है। पाकिस्तान में स्वास्थ्य और राहत कार्य को मंजूरी देने के लिए ये रकम दी जाएगी। चीन के वुहान शहर में मृतकों और संक्रमितों का नया आंकड़ा जारी किया गया है। इसके मुताबिक अब वहां मौतों का आंकड़ा 1290 से बढ़कर 3869 हो गया है। चीन के जिस वुहान शहर से कोरोना दुनिया भर में फैलता चला गया, वहां मौत के अब नए आंकड़े जारी हुए हैं। क्योंकि पहले यह बताया गया था कि वुहान में कोरोना से 2579 लोगों की मौत हुई है, जबकि अब यह कहा जा रहा है कि वहां 1290 मौतें और हुई थी। चीन के नेशनल हेल्थ कमीशन ने इस बात की जानकारी दी है, जिसके मुताबिक अकेले वुहान शहर में कुल 3869 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। यानी कि जो पहले चीन दावा कर रहा था उससे 50% ज्यादा ये मौतें हैं। इस लिहाज से चीन में भी मौत का आंकड़ा बढ़ गया है। नई रिपोर्ट के मुताबिक चीन में कुल 4632 लोगों की मौत हुई है, जबकि पहले 3342 लोगों की मौत चीन बता रहा था, क्योंकि चीन ने माना है कि कई मौतों की वजह जानने में उनसे गलती हुई है। अब जो नई रिपोर्ट सामने आई है उसके मुताबिक वुहान में संक्रमितों की तादाद अब 50,333 हो गई है और इसी के साथ अब चीन में कुल संक्रमितों की संख्या 82,692 पहुंच गई है। इन आंकड़ों के पीछे जो वजह बताई गई है वो ये है कि कोरोना महामारी के शुरुआती दिन में मरीजों की बढ़ती संख्या के कारण बहुत से लोगों को अस्पताल में इलाज नहीं मिल पाया था और इसी वजह से कई मरीज ऐसे रहे जिन्होंने घर पर ही दम तोड़ दिया था। इन मरीजों के बारे में चीन को पता ही नहीं चल पाया था और अब जब इन मरीजों के बारे में चीन को जानकारी हुई तो फिर ये नए आंकड़े जारी किए गए। राजस्थान के टोंक में कुछ लोगों ने पुलिस टीम पर हमला कर दिया। पालन करा रही पुलिस टीम पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया। इस हमले में 3 पुलिसकर्मी घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में बिना अनुमति बारात लेकर निकले दूल्हे को पुलिस ने वापस लौटा दिया। इसके बाद परेशान दूल्हा अनुमति के लिए कलेक्ट्रेट के चक्कर काटता दिखा। आगरा में भगवान टॉकीज के पास अस्पताल से 25 लोगों के कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद कार्रवाई की गई। अस्पताल के संचालक डॉक्टर अरिंजय जैन पर महामारी अधिनियम के तहत केस दर्ज किया गया। कोरोना संकट के बीच कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री HD कुमारस्वामी के बेटे निखिल कुमारस्वामी शादी के बंधन में बंध गए। शादी के कार्यक्रम के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखा गया। जम्मू कश्मीर के पुंछ में पाकिस्तान ने भारी गोलाबारी की, जिसमें बॉर्डर के पास रहने वाले कुछ लोग घायल हो गए। वहीं इस गोलीबारी का भारतीय सेना ने भी मुंह तोड़ जवाब दिया। अभिनेत्री कंगना रनौत की बहन रंगोली चंदेल के खिलाफ पुलिस में एक शिकायत दर्ज करवाई गई है। रंगोली पर ट्वीट के माध्यम से एक समुदाय विशेष को लेकर टिप्पणी करने का आरोप है। 16 अप्रैल को रंगोली का ट्विटर अकाउंट सस्पेंड कर दिया गया था। छोटे से ब्रेक के बाद लौट रहे हैं फौरन वापस। लेटर सामने आया है। आपको बता दें कि मौलाना साद का लेटर सामने आया है। इसमें जमात के मौलाना साद का दिल्ली पुलिस को जवाब है। इसमें पुलिस जांच ज्वाइन करने का ये जवाब दिया है मौलाना साद ने और वो ये दावा कर रहा है कि वो पुलिस की जांच को ज्वाइन करेगा। आपको बता दें कि साद ने दिल्ली पुलिस को लेटर लिखकर ये दावा किया है। दरअसल इस मामले में अब दिल्ली पुलिस ने मौलाना साद और उसके दूसरे साथियों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज किया है। इस सिलसिले में दिल्ली पुलिस कई लोगों से पूछताछ भी कर चुकी है। आपको बता दें कि करीब 17 लोगों से इस सिलसिले में दिल्ली पुलिस ने पूछताछ की है, लेकिन अभी तक मौलाना साद सामने नहीं आया है। और अब एक खत के जरिए, एक लेटर के जरिए मौलाना साद ने अपना जवाब दिया है और कहा है कि वो पुलिस को जांच में सहयोग करेगा। और अब चलते चलते आज का गीत।